और बड़े आप टार्जन जैसे छाती पीट रहे हैं अपनी, हेक्सेट साहब की मार डाला, ये कर दिया वो कर दिया, निहत्थे जहाज को मारा है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है, मैं जहां चाहे मैं वार करूंगा, चाहे वेनेजुला, चाहे ईरान, चाहे क्यों, चाहे कोई, जिस पे मन आएगा मैं वहां लात लगा दूंगा साहब। और इधर ईरान ठोक रहा है, उधर अमेरिका भी नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 20 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान युद्ध में ट्रंप की ऐसी छीछा लेदर हो रही है कि ट्रंप उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। सुपर पावर लोग बोलते हैं अमेरिका को बॉस, और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ताकत से इस सो कॉल्ड सुपर पावर को ऐसा पानी पिलाया हुआ है कि ट्रंप को अब जेलेंस्की से मदद मांगनी पड़ रही कि बॉस ईरान के ड्रोन से बचा लो। जिस जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया था बुला के, यूक्रेन वाले जेलेंस्की को, अब वही ईरान से युद्ध में ट्रंप की इज्जत बचाने उतरेंगे। सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी है ईरान ने। ईरान से युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और इसलिए अब ट्रंप इस युद्ध से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। आप देखिए वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। भाई ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, तुमको माफी मिल जाएगी। ईरान कह रहा है कि अरे अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो असली हथियार आना बाकी है, तुम क्या माफी दोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ईरान कह रहा है कि युद्ध लड़ेंगे, बातचीत क्यों करेंगे, झूठे बोलते हो क्या जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नया लीडर वो चुनेंगे। ईरान कह रहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर चुनिए नहीं पा रहे हो, तुम हमारे देश का नेता क्या चुनोगे जी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सेना उतारने का कोई प्लान ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि उतारो सेना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ ना बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी ईरान बता दिया है कि वो झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो ट्रंप कह रहे हैं, जो हवाबाजी कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उसमें उन्हीं की बेइज्जती हो रही है। ट्रंप कभी बातचीत का दावा कर रहे हैं, कभी सरेंडर का ऑफर देकर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस युद्ध से उनका पीछा छूट जाए। कभी कहते हैं सब खत्म कर दिया, इनका एयरफोर्स खत्म, नेवी खत्म, ये खत्म वो खत्म। तो जब सब खत्म है तो सरेंडर क्या करा रहे हो, फिर सीधा जाओ पकड़ लो। देखिए किसी तरह बिना बेइज्जत हुए इस युद्ध से एग्जिट का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं ट्रंप, लेकिन जितना ऐसा कर रहे हैं और बेइज्जत हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का प्लान ए प्लान बी सब फेल हो चुका है। ट्रंप की हालत इसलिए डावाडोल है क्योंकि हर मोर्चे पर वो गिर गए। इधर ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, उधर अमेरिका में बेइज्जती पे बेइज्जती। वहीं जिन खाड़ी देशों को अमेरिका सालों से सिक्योरिटी का भरोसा देता आ रहा था, अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसा लपेटा कि अब किसी को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पे भरोसा नहीं होगा। इधर ट्रंप युद्ध से एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, उधर ईरान ने नई नई मिसाइलें, नए नए बम निकाल लिए हैं बॉस। ईरान ने इजराइल का 8 दिन में ऐसा बुरा हाल कर दिया कि पूरा इजराइल खंडहर में तब्दील हो गया। इजरायली यहां से वहां जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, बंकरों में छिपके बैठ गए हैं और ईरान से माफी मांगते हुए रहम की भीख मांग रहे हैं। ये गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इजरायली हैं जिन्हें ऐशो आराम की बेपनाह आदत थी। आज नौबत यह आ गई है कि इजरायली बंकरों में छिपे रहने के लिए मजबूर हैं। ईरान के खतरनाक हमलों के चलते नेतन्याहू ने इजरायलियों को मुल्क तक छोड़ने से मना कर दिया है। सब कुछ ठप पड़ गया है। इजराइल में मच रही तबाही के मंजर भले ही इजरायली और वेस्टर्न मीडिया छुपा रही हो, लेकिन फिर भी लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इजराइल पूरा बर्बाद हो चुका है। साथ ही नेतन्याहू का कुछ नहीं पता कि वो कहां छुपा बैठा है। 70 सालों में इजराइल ने जब से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, तब से इतनी खतरनाक तबाही ना किसी ने की और ना ही किसी ने सोची थी। ऐसा हाल किया है ईरान ने इजराइल का। ना अमेरिका ने एक वेवर दिया भारत को, ये आज सुबह का बयान है। अमेरिका कह रहा है कि जाओ रशिया से तेल खरीद लो, 1 महीने का समय दिया। तो ये किसी भी देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी की जब बात होती है तो मतलब अमेरिका बगैर किसी ग्राउंड के, बगैर किसी वैलिड रीजन के, ये मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, अल्लबल बक्का दिखाई दे रहा है अमेरिका। हम एक देशवासी के तौर पे देखते हैं इस चीज को। जब से ऑप सिंदूर हुआ है जी,
उसके सीज फायर से लेके अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही हम लोगों को जो है पूरे देश को हर बार कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। हमारे को जिस प्रकार से टोका टाकी फ्यूल को लेके, टैरिफ्स को लेके है, सीज फायर को लेके है, और हर बार हम कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी जो इस लड़ाई में जिस प्रकार से लड़ाई शुरू करी, फिर ये जो देना शिप को जिस प्रकार से टारगेट किया, जो हमारी गेस्ट शिप थी, और अयतुल्लाह खमैनी की मौत को लेके जिस प्रकार से हमारे देश में उसको कंडोलेंस देने में भी हमें इतने दिन लग गए। इन सब चीज को लगता है कहीं ना कहीं या तो डिसीजन पैरालिसिस है या डोनाल्ड ट्रंप ने हमें टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया। आई थिंक दिस इज टाइम टू कॉल आउट हिज ब्लफ। एंड इफ सर 12 मई को ट्रंप ने कहा, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन, ट्रंप ने कहा वी आर डूइंग ट्रेड भारत को, लेट्स स्टॉप इट, इफ यू स्टॉप इट वी आर डूइंग ट्रेड, इफ यू डोंट स्टॉप इट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड विद यू। मतलब हमने जो 26 लोग हमारे मारे गए, उस मौके पर ट्रंप हमें धमकाते दिख रहे थे कि या तो लड़ाई रोक दो, नहीं तो मैं व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। सिर्फ यही नहीं, जब सीज फायर अनाउंस हुआ उसके आधे घंटे पहले ट्रंप का ट्वीट आ गया था और उनके फॉरेन सेक्रेटरी का ट्वीट आ गया था। और उसके बाद भी जिस भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे ट्रंप करते हैं या बोल देते हैं वो भारत, उसने हमें आइफिनेट कर दिया पाकिस्तान के साथ। और दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के मौलवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस ओहदे पे रख दिया, उसको वहां इन्वाइट करके, उसकी शाबाशी करके, उनको करके, वो सारा डायरेक्टली हमारी ईगो को हर्ट किया उसने। और हमारे पूरे के पूरे इस पूरे तंत्र में अच्छा नहीं लगा हमारे को जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन। और आज तो हद होगी जब हमारे ग्राउंड में आके, हमारी जगह आके उनके एक ऑफिशियल ये कह के चले गए कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की। इसका मतलब कभी भी यूएस हमें कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा या भी उभरने नहीं देगा। तो ये सीधे सीधे ट्रंप अगर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा, एंड वी आर कीपिंग साइलेंस। अगर हमें धमकाकर चला जाएगा अमेरिका का मंत्री कि हम भारत को वो मार्केट डेवलप नहीं करने देंगे कि कल को भारत हमारा कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अब बिल्कुल सही टाइम है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों नहीं करें? बहुत शर्मनाक चीज है और भारत की आन बान पे इससे ठेस आती है। ये जो ईरानियन फ्रिगेट था, हमारे निमंत्रण पे, हमारी नेवी के निमंत्रण पे ये मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। जब आप ऐसी एक्सरसाइज में आते हैं, आप हथियार भी कोई खास लेके नहीं आते, खाली हाथ ही तकरीबन आते हैं। और फिर इसके हमारे फ्लीट रिव्यू में, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने जिसको रिव्यू किया था, सुप्रीम कमांडर ने भारत के, उसमें इसने शरीक हुआ था। अब ये वापस जा रहा था और ठीक है, टेक्निकली आपने हाई सीज में इसको ठोक दिया निहत्थे जहाज को, और बड़े आप टार्जन जैसे छाती पीट रहे हैं अपनी, हेक्सेट साहब की मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। निहत्थे जहाज को मारा है और उनको कम से कम भारत से बात करनी चाहिए थी, भारत को जतलाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी मेहमान आपका आता है, उसकी इज्जत सत्कार करना, उसका मतलब ख्याल करना आपका दायित्व होता है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है, मैं जहाँ चाहे मैं वार करूंगा, चाहे वेनेजुएला, चाहे ईरान, चाहे क्यूबा, चाहे कोई, जिस पे मन आएगा मैं वहां लात लगा दूंगा साहब। और औरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय कि वो चुपचाप से सह ले। फ्रिगेट में करीब 100 के आसपास सेलर्स थे, और जैसा कि आपने कहा कि वो लड़ाई के लिए नहीं निकले थे, उनके पास हथियार नहीं होते, उनके पास असला नहीं होता है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा ये जो कदम उठाया, भारत को इसमें क्या करना चाहिए था? ये जो श्रीलंका हेल्प कर रहा है उनकी आज की डेट में, इस वक्त इंडिया की भूमिका, इंडियन नेवी की भूमिका क्या होनी चाहिए? इंडियन नेवी की पहले तो इंडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए ना साहब, हमको डिप्लोमेटिकली ये मामला रेज करना चाहिए अमेरिका के साथ, और हमको अपना डिस्प्लेजर जाहिर करना होगा, जग जाहिर करना होगा कि साहब कि आपने गलत किया है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और कहने को हम दोनों दोस्त हैं, कहने को इंडिया और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी है, ये वो ये दिस इज एन अनफ्रेंडली एक्ट, दिस इज अबॉरेंट एक्ट, बहुत गलत किया है। कह रहा था कि वी शुड मेक आवर डिस्प्लेजर वेरी मच ऑफिशियली नोन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो अब नेतन्याहू की सुरक्षा और कामना के लिए हवन और यज्ञ कर रही हैं। जी आप बताइए, उसमें नेतन्याहू का पीछे पोस्टर लगा हुआ है और उनके लिए हवन और यज्ञ कर रहे हैं कुछ ऐसे साथी जो टीका वीका लगाकर बैठे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या जो लोगों ने अपनी अक्ल क्या बेच कर रख दी है, या कुछ सुनना ही नहीं है बिल्कुल ट्रंप और अब इजराइल का जो एक्सेस है, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले कर दिया है। हमने पहले ट्रंप के लिए पूजा की थी और अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर आए थे, नेतन्याहू के लिए भी पूजा पाठ हो रही है, उनकी सुरक्षा, उनकी शक्ति के लिए, और इजराइल में भी 3 से 4 महीने में वहां पर चुनाव है। तो आखिर बिना, क्या आपको लग रहा है कि ये बिना बीजेपी के कहे ऐसी ताकतें नेतन्याहू के लिए हवन और यज्ञ करने लगेंगी? देखिए, मुझे लगता है नीलू जी, पूरे देश का ही जिस तरह से ब्रेन वॉश इन लोगों ने किया है कि मोदी जी जो कहें वही सब ठीक है, नमस्ते ट्रंप मोदी जी कहें तो मोदी जी के पीछे पीछे चल दीजिए,
जब वो हाउडी मोदी हो रहा था, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, फिर उसके बाद जो बाइडेन आ गए, जो बाइडेन ने 2.5 साल तक हमें अपने यहाँ पर एम्बेसडर भी नहीं दिया, सारी टेक्नोलॉजीज जो ग्रेड 7 लेवल 7 की थी सब रोक दी डिफेंस की। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत से लोगों की बुद्धि को निकालकर पूरी तरह से अपनी जेब में रख लिया है। आज जिस तरह से विजुअल्स आप दिखा रही हैं, ये लोग दया के पात्र भी हैं और टिप्पणी करने लायक भी नहीं है। इन लोगों को केवल मोदी जी ही जो हैं वो भगवान नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मोदी जी ही प्रभु राम की उंगली पकड़ कर लाए थे। ये वो लोग हैं, इनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है और ये सब आरएसएस की उपज है। आरएसएस जो है वो इसी तरह के लोगों को पैदा करती है कि प्रिंसिपल बने और प्रिंसिपल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गोबर की पुताई करे कि एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह के लोग जो हैं आज की तारीख में प्रमोट किए जा रहे हैं और पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से आज विदेश नीति को चलाने पर आतुर है। कोई कह रहा है कि वहां ईरान में बंधक हो गए हैं कुछ लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो यही भक्त लोग जो हैं तमाम पाकिस्तान के शहरों को कैप्चर करके बांध के बोरे में भर के अपने अपने स्टूडियो में लेके बैठ गए। तो दया के पात्र हैं, इनको प्रभु सद्बुद्धि दे। हवन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए हवन करना जो व्यक्ति आज पूरी तरह से पूरे विश्व में नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, केवल एक बीजेपी उनके भक्त लोग ही, क्योंकि उनकी नस उनके पास दबी हुई है, वही नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ ऐसे लोगों की सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। आप पाकिस्तान दिखाते हैं, असल में आप मुसलमान कहना चाहते हैं। आप कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे, दुनिया में इतनी वार फिल्म्स बनी हैं, हम सब वार फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उसके काफी बाद हम काफी बाद पैदा हुए, तब तक दुनिया बहुत बेहतर हो चुकी थी। तो वार फिल्में आई और आप जानती हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर जो वार फिल्में होती हैं वो एंटी वार होती हैं, और हमारे यहाँ सब प्रो वार फिल्में बन रही हैं।